नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार। कल इसकी पहली किस्त आपको सुनाई थी, आज इसकी दूसरी किस्त गद्दार किस्त 2। लाहौर स्टेशन पर मुझे पहुंचाकर तुफैल ने कहा, सुवर्द पुत्र, बदतुख्म ब्राह्मण, अगर शादा ने मुझसे कसम ना ली होती तो मैंने गाड़ी में ही तुझे ख़त्म कर दिया होता। इस कागज़ ने पुर्जे ते खैरियत लिख दे, और कुछ नहीं लिखना, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। मैंने डरते डरते शादा को पेंसिल से लिखा, शादा, तेरे भाई ने मुझे लाहौर तक खैरियत से पहुंचा दिया। जब तक जिंदा रहूंगा तेरा एहसान मानूंगा। तुफैल ने आखिरी फिक्रा पेंसिल से काट दिया, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर उसने कागज़ तय करके जेब में डाला और मेरी तरफ देखकर शदीद धमकी आमेज लहजे में बोला, ले अब भाग जा, मेरी नज़र से दूर हो जा, तुझे देखकर मेरी आंखों में खून उतरता है। मैं जल्दी से उससे अलग हो गया और स्टेशन से बाहर आकर तांगे में बैठ गया और तांगे में बैठकर शाह आलमी आया। शाह आलमी के दरवाजे पर तांगे वाले ने मुझे उतार दिया। वो शाह आलमी के अंदर जाने से इनकार करता था, चुनांचे में पैदल ही अंदर को हो लिया और शहर की बंदा बड़ी गली से होकर सूत्र मंडी में अपने घर की तरफ चला। यहाँ रास्ते में एक लड़का कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे चलने लगा। मैंने उससे कहा, मैं जो अकेला यहाँ घूम रहा हूँ, मैं भी तैयार हूँ, बस इतना सोच लेना। मेरी बात सुनकर वो लड़का रफू चक्कर हो गया और मैं अपने घर की जानिब घूम गया। घर पर जाकर देखा तो दरवाजे पर ताला पड़ा है। घर में कोई न था, न माँ, न बाप, न भाई बहन, बीवी बच्चे सब गायब थे और ये भी पता न चला कि वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि आसपास के सब घरों पर ताले पड़े थे। चारों तरफ हू का आलम तारी था। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कुछ समझ में ना आया। ऐसी मुसीबत में आंसू भी नहीं आते, बस हलक खुश्क सा होने लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह का लुबाब अंदर निकला, इधर उधर देखा और फिर गली की एक शिकस्ता मोरी का एक पत्थर उठाकर उससे घर का ताला तोड़ लिया और अंदर दाखिल हो गया। घर भाएं भाएं कर रहा था, सब कीमती सामान गायब था। वो लोग काम का सब सामान ले गए थे। मैंने किचन में जाके देखा, बर्तन तो थे मगर खाने की कोई शय ना थी। मैंने नल खोलकर पानी पिया और फिर ऊपर की मंजिल में एक चारपाई पर दराज हो गया। रात भर मैं ऊपर की मंजिल में कभी सोता रहा, कभी जागता रहा। रात में कभी तो ऐसा सन्नाटा हो जाता जैसे उस शहर के सारे इंसान मर गए हों। कभी ऐसी चीखें सुनाई देती जैसे आलम निज़ा में बकरे चीखा करते हैं। कहीं पर गोलियों की आवाज़ सुनाई देती, चारों तरफ से पटाखे से छूटने लगते, फिर यकायक कब्र की सी खामोशी छा जाती। एक दिन और एक रात में अपने घर में छुपा रहा। आखिर जब भूख ने बहुत जोर मारा तो फिर बाहर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में किसी ने मज़ाहमत नहीं की। चलते चलते मैं सूत्र मंडी से लोहारी गेट से भाई गेट से बादशाही मस्जिद की तरफ आ गया। क्यों आ गया ये तो मुझे मालूम नहीं। वहाँ से मैं हीरा मंडी चला गया। हीरा मंडी में अनवर कबाब वाले से कबाब लेकर खाने लगा।
अनवर कबाब वाले ने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे आंख मारी। मैं कुछ कहा नहीं, क्योंकि 2-3 मुश्तबा किस्म के मुसलमान उसकी दुकान से कबाब ले रहे थे। जब वो लोग चले गए तो उसने घबरा कर मुझसे कहा, पंडित जी आप यहाँ कहाँ? खुदा के लिए भाग जाइए। कहाँ जाऊं? मैंने बड़ी मायूसी से पूछा। अरे आपके दोस्त मियाँ हाजी और बरक ताजी के यहाँ गाना सुन रहे हैं, आप वहाँ चले जाइए। मैंने मियाँ का नाम सुनकर जोर का मुसाफहा किया। अरे मुझे इस मुसीबत में मियाँ याद ही ना रहा। मियाँ की और मेरी गाड़ी छनती थी। मियाँ हाजी, माफ कीजिएगा, मियाँ हाजी बर्क और मैं रोज रात को चौकड़ी जमाते थे। मैं अकब की सीढ़ियां ऊपर चढ़कर दूसरी मंजिल पर ताजी के कमरे में दाखिल हुआ। अंदर हाजी बरक और मियाँ बैठे पी रहे थे और ताजी हार श्रृंगार किए 14वीं का चांद बनी गा रही थी। मुझे देखकर उसका रंग फाक हो गया। हाजी का चेहरा भी पीला पड़ गया। मगर कमाल है और शाबाश है मियाँ के कि वो उठकर मेरे गले से लिपट गया और बरक ने भी मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मियाँ ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने उसे अपनी बिपता कह सुनाई। ताजी बोली, आप पंडित जी को यहां से ले जाइए, अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मियाँ ने ताजी के भाई से तहमत मांगा और एक कबाको ली, मुस्तार ली और मुझे पहनाई। फिर हम सब लोग ताजी से रुखसत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर आए और उतरते ही मियाँ की कार में बैठ गए। मियाँ ने तेजी से अपनी गाड़ी चलाई और भारत नगर में मुझे अपने घर ले आया। भारत नगर में रेलवे स्टेशन के करीब ही मियाँ की 2 मंजिला कोठी थी। जब मैंने भाभी को आदाब किया तो वो भौचक्की रह गई, कुछ बोली नहीं, चुपचाप मुझे देखने लगी, जैसे किसी इंसान को नहीं किसी मुर्दे को देख रही हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि 10 बरस तक मेरी और मियाँ की मेटल, माफ कीजिएगा, क्योंकि 10 बरस तक मेरी और मियाँ की मेटल पेंट की कंपनी में हिस्सेदारी रही है और वो अब मैंने उससे अलग होकर अपनी पब्लिशिंग कंपनी खोल ली है। मगर हम दोनों के दिल कभी अलग ना हुए और शादी ब्याह में, दुख सुख में सगे वालों की तरह भाजियां तकसीम होती थीं। आज तक कोई गलत बात उसने मुझसे नहीं की। मुझे मालूम है दर पर्दा वो मेरी और मियाँ की दोस्ती से जलती है, क्योंकि हाजी भी मियाँ को बहुत चाहता था और बरक भी, लेकिन मियाँ को तो सारी दुनिया चाहती थी। उसका बेफिक्रा खिलंडरापन, उसकी दौलत की फैयाजी, उसकी बेरिया मोहब्बत हर एक को मियाँ से मोहब्बत कर देने पर मजबूर करती थी। लेकिन मियाँ अपने दोस्तों में सिर्फ मुझे सबसे ज़्यादा चाहता था। मियाँ के दूसरे दोस्तों ने तो उसे मंजूर कर लिया था, मगर हाजी के मुताल्लिक मुझे हमेशा से यही ख्याल रहा कि उसने दिल से कभी इस हकीकत को मंजूर नहीं किया है। कोई 10 बजे के करीब हाजी ने इजाज़त चाही। मियाँ ने उसे रोकने के लिए कहा, मगर वो इसरार करके उठ गया। बरक बैठा रहा, मगर हाजी के जाने के आधे घंटे या पौन घंटे बाद वो भी माजरत करके उठ गया। हाजी और बरक के चले जाने के बाद मैंने मियाँ से, माफ कीजिए, हाजी और बरक के चले जाने के बाद मैंने, मियाँ ने, भाभी ने और उनके 2 बच्चों तारिक और तस्नीम ने खाना खाया। तारिक की उम्र 8 साल की है और तस्नीम की 6 साल की। दोनों मुझे चाचा कहते हैं। खाना खाने के बाद मैं देर तक तारिक और तस्नीम को कहानियाँ सुनाता रहा। कोई 11 बजे के करीब दोनों बच्चे वहीं कहानियाँ सुनते सुनते सोफे पर ही सो गए और हम लोग उन्हें सोते ही में उठाकर उनके कमरे में ले गए और उन्हें सुलाए
उसके बाद मियाँ ने अपनी बीवी से कहा, आज मैं बीच के कमरे में ऊपर की मंजिल में सोऊंगा। उसकी बीवी ने कोई एतराज़ ना किया और हम लोग उठकर ऊपर की मंजिल के बेडरूम में आ गए। मैं जाने कितनी रातों का जागा हुआ था। बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कभी कभी ख्वाब के आलम में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लोग मियाँ का दरवाज़ा पीट रहे हैं, जैसे लोगों का हुजूम मियाँ के दरवाजे पर चिल्ला रहा है, फिर जैसे खुसुर पुसुर कर रहा है, फिर जैसे कोई जोर जोर से रो रहा है। फिर यकायक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो मियाँ अपने बिस्तर पर मौजूद न था। कमरे में चारों तरफ खामोशी थी, कहीं से कोई आवाज़ ना आती थी। मैंने गुसल खाना खोल के देखा, मियाँ उसमें भी न था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला ताकि आहट ना हो और नंगे कदमों चलकर कमरे की बाहर की सीढ़ियों पर पहुंचा। यूं तो चारों तरफ खामोशी थी, मगर रात के सन्नाटे में नीचे की मंजिल से किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं दबे कदमों से नीचे उतर गया। मियाँ अपनी बीवी के कमरे में था। कमरे का पट थोड़ा सा खुला था। मैं दीवार से लगकर उनकी बातें सुनने लगा। मियाँ की बीवी कह रही थी, तुम्हें कोई हक नहीं है इसे यहाँ रखने का। अरे मैं क्या उसे बुलाने गया था? मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे गुंडों के हवाले कर दो। जिंदगी भर की दोस्ती पर खाक डाल दूं? ये इंसानियत है? और कोई रास्ता भी नहीं, मियाँ की बीवी ने चिल्ला के कहा। और कोई रास्ता नहीं है। तुमने इसे गुंडों के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारा और उसका दोनों का खून पी जाऊंगी। मियाँ की बीवी ने अपने लंबे लंबे नाखून हवा में लहराए। वो उस वक्त मुझे एक चुड़ैल और डायन मालूम हुई। उसने मियाँ को कॉलर से पकड़ लिया। जाओ जाओ, उसे गुंडों के हवाले कर दो। मियाँ उसके बिस्तर से उठा। उसने करीब की एक दराज खोलकर एक पिस्तौल निकाला और पिस्तौल निकालकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि मैं जल्दी से पलटकर सीढ़ियां चढ़ के ऊपरी मंजिल में अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। दिल धक धक कर रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मियाँ पिस्तौल लिए मुझे मारने के लिए मेरे सिरहाने खड़ा है। यकायक मुझे सीढ़ियों पर मियाँ के कदमों की चाप सुनाई दी। कदम मेरे दरवाजे पर आकर रुक गए। मेरी सांस हलक में रुकने लगी। मियाँ ने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोलने के बजाय कुंजी घुमाकर बंद कर दिया। कमरे में तारीकी थी और मैं बिजली जलाना भी ना चाहता था। मैं आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठकर उकड़ू होकर दरवाजे की तरफ गया और पर्दे के पीछे से हैंडल घुमा के आहिस्ता से देखा। हैंडल हिलता ना था। मियाँ ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। इतने में मियाँ ने बाहर एक सिगरेट सुलगाया और मैंने उसकी रोशनी में देखा कि मियाँ का चेहरा जर्द और सुता हुआ है। उसके हाथ में पिस्तौल कांप रहा है। मैंने अपने दिल में सोचा, कमबख्त मुझे अंदर बंद करके खुद बाहर गुंडों का इंतजार कर रहा है। रात भर मियाँ कमरे के बाहर पिस्तौल लेकर टहलता रहा। एक पलक नहीं सोया। रात भर मैं भी जागता रहा। अब आंखों में नींद कैसे आए? जब सुबह काजिब हुई तो मियाँ ने कुंजी घुमाकर धीरे से मेरा कमरा खोला। मैं दुबक कर अपने बिस्तर में लेट गया। मियाँ ने मुझे झंझोड़ कर कहा, उठो चलो। कहाँ? तुम चलो तो मैं बताता हूँ। ठहरो, मुंह हाथ तो धो लूँ।
इसकी ज़रूरत नहीं है। मियाँ बोला, देर हो जाएगी, फौरन चलो। मैंने शब खाबी के कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए और मियाँ के साथ हो लिया। मियाँ के हाथ में अभी तक पिस्तौल था। हम दोनों नीचे उतरे तो भाभी को मैंने आदाब किया, मगर उन्होंने मेरे आदाब का जवाब तक ना दिया। मैंने देखा उसकी दोनों आंखें सूजी हुई हैं। घर के दरवाजे पर मियाँ की हटसन खड़ी थी। कांच दोनों तरफ चढ़े हुए थे। मैं और मियाँ दोनों साथ साथ गाड़ी में बैठे। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मियाँ का चेहरा सख्त और खुशवंत आमेज था। उसके चेहरे को देखकर मुझे किसी किस्म की बात करने की उसे जुर्रत ही नहीं हुई। मियाँ की हटसन सीधी रेलवे स्टेशन पर होली। हम कहाँ जा रहे हैं? लाहौर रेलवे स्टेशन। मगर मैं लाहौर रेलवे स्टेशन जाकर क्या करूंगा? मैं तो इस मुसीबत में तुम्हारे पास रहने के लिए आया था। मुसीबत यह है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। गाड़ी स्टेशन की पोर्च में आकर रुक गई। मियाँ मुझे जल्दी से अंदर ले गया और मुझे 300 रुपये देकर कहने लगा, अब तुम फर्स्ट क्लास के मुसाफिर खाने में बैठो और मुझे बता दो तुम कहाँ जाना चाहते हो। मैं तुम्हें टिकट ला के देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने चिल्ला के कहा। मैं लाहौर में ही रहूँगा। लाहौर जो मेरा वतन है। तुम नहीं रह सकते। वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे हैं। मेरा सब कुछ लाहौर ही में है। मैंने तकरीबन रुंधे हुए लहजे से कहा, भैया तुम्हें मालूम है मैं लाहौर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे लाहौर से इश्क है। इश्क में जुदाई भी तो होती है। मियाँ के चेहरे पर एक खुश सी मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर मैं बिल्कुल आग बबूला हो गया। मुझे नहीं मालूम था तुम इस कदर कमीने और रजील निकलोगे। मैंने यहां से गजबनाक लहजे में कहा, रात को मैंने भाभी को कहते सुना था कि मुझे गुंडों के हवाले कर दो। अगर तुम कर देते तो एक अहमक से तो पीछा छूट जाता। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं है? रात को हाजी ने यहां से जाने के बाद गुंडे मेरे घर पर भेज दिए थे। और माफ कीजिएगा, मैं ये फिर से पढ़ रहा हूं। इश्क में जुदाई भी तो होती है। मियाँ के चेहरे पर एक खुश से मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर मैं बिल्कुल आग बबूला हो गया। मुझे नहीं मालूम था तुम इस कदर कमीने और रजील निकलोगे। मैंने गजबनाक लहजे में कहा, रात को मैंने भाभी को कहते सुना था कि बेजनाथ को गुंडों के हवाले कर देता तो एक अहमक से तो पीछा छूट जाता। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं है? रात को हाजी ने यहां से जाने के बाद गुंडे मेरे घर पर भेज दिए थे और उन्होंने आकर बार बार हमारा दरवाजा पीटा। वो लोग मुसिर थे कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं। तुमने पिस्तौल चला दिया होता। मैंने कहा, उनके पास पिस्तौल थे और मैं अकेला था और वो 20 थे। फिर मैंने एक चाल चली और मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह को पंडित को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जिंदा या मुर्दा। वो मान गए। हाँ, वो मान गए। मगर चलते वक्त वो मेरे दोनों बच्चे अपने साथ ले गए, तारिक और तस्नीम। मैंने चिल्लाकर कहा। हाँ, बतौर यरगमाल वो उन्हें साथ ले गए, शायद ये सोच कर के अगर मैं सुबह को तुम्हें
शायद ये सोचकर कि अगर मैं सुबह को तुम्हें उनके हवाले ना करूं तो। नहीं नहीं, मैं चिल्लाया और मैंने मियाँ के पांव पकड़ लिए। मुझे ले चलो, मैंने चिल्ला के कहा, मुझे उन गुंडों के हवाले कर दो। मियाँ के होंठ कांप रहे थे। मालूम होता था वो अभी रो देगा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर यकायक वो अपने पांव छुड़ाकर पलटा और भागता हुआ स्टेशन के बाहर जाकर हडसन को तेजी से चलाकर नजरों से गायब हो गया। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागा, मगर जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो पलट कर स्टेशन के अंदर आ गया। कुछ देर तक पत्थर का बुत बना एक जगह खड़े का खड़ा रह गया। अब जाऊं तो कहां जाऊं और अपने आप को हवाले करूं तो किसके हवाले करूं। आखिर ये सोच सोचकर एक बुज़दिल की तरह अपने दिल को ढारस दे दी कि वो गुंडे मियाँ के बच्चों के साथ ऐसा सलूक ना करेंगे, ऐसा जरूर तो ना करेंगे कि एक हिंदू की जान के बदले 2 मासूम मुसलमान बच्चों की जान ले लें। हालांकि इस वहशत के दौर में सभी कुछ मुमकिन है, मगर मैं यही सोचता हुआ फर्स्ट क्लास के कैंटीन की तरफ मुड़ा ही था कि उधर से एक आदमी आया और मुझसे ये कहता हुआ लिपट गया, अरे पंडित जी तुम कहाँ? मैंने देखा तो शाहिद था। शाहिद लाहौर स्टेशन पर टीटी था और अपना पुराना यार था। शाहिद की आंखें मुझे पहचान कर मुसर्रत से चमक उठी, मगर मैं उस आलम में अपना नाम सुनकर चौंक गया। इस मौके पर किसी को हिंदू नाम से पुकारना गोया मौत को दावत देना था। मैंने अपनी उंगली अपने होठ पर रखी और इधर उधर देखा और कहा, खुदा का शुक्र है किसी ने सुना नहीं। शाहिद शर्मिंदा हो गया। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा दोस्त। शाहिद ने बहुत बहुत माफ़ी चाहिए। मुझे अपने कैबिन में ले गया, मुझे चाय पिलाई, फिर उसने मुझसे पूछा, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने शाहिद से कहा, मैं आया तो था अपने घर, मगर यहां मालूम हुआ सब लोग यहां से भी भाग चुके हैं। कुछ देर अपने एक दोस्त के यहां ठहरा, मेरे और उसके लिए मुसीबत का बायस बना। अब सोचता हूं गांव जाऊं, शायद मेरे बीवी बच्चे वहीं पर हों। तुम्हारा गांव कहाँ है? शाहिद ने मुझसे पूछा। कोटली सूतका कहाँ है? कोटली सूतका तहसील शकरगढ़ में है और तहसील शकरगढ़ जिला गुरदासपुर में है। शाहिद ने फौरन कहा, तो तुम बरास्ता नारोवाल जाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें टिकट लाए देता हूं, थोड़ी देर में गाड़ी जाने वाली है। उसने घड़ी देखकर कहा और टिकट लाने चला गया। शाहिद ने टिकट लाकर मुझे दिया, मुझे नारोवाल वाली गाड़ी में सवार कराया और गार्ड को मेरी हिफाजत के लिए बोलकर मुझसे रुखसत होकर चला गया। गाड़ी नारोवाल को चलने लगी तो मेरे जहन में पंजाबी के 2 बोल यूं चमक गए जैसे अंधेरी रात में किसी की आंसुओं से भरी हुई 2 आंखें चमकती हों। गड्डी आई नारोवाल दी, बुधड़े दी दाढ़ी विच उगबाल दी, और यकायक मेरी आंखों में आंसू आ गए और यकायक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पंजाब एक बूढ़ा है, एक सफ़ेद रेश किसान है जिसकी दाढ़ी में तफर्रुका परदाजों ने आग लगा दी है। पंजाब जल रहा है
और उसकी इज्जत और हुर्मत जल रही है, और वो सफ़ेद रेश बुढ़ा बेबस और मजबूर होकर अपनी झुर्रियों की पोट में छुपी हुई आंखों से आंसू पोंछ रहा है और सर हिला हिलाकर भर्राई हुई आवाज में कह रहा है, गड्डी आई आई गड्डी आई, नारो गाल दी, बुधड़े दी दाढ़ी विच उगबाल दी, गड्डी आई नारो वाल दी। ये था नॉवेल गद्दार का दूसरा हिस्सा। कल आपको इसकी तीसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।